मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद ना थी और मेरा भाई भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर मेरी भाभी बहुत खुश होती और काफ़ी सारा सामान लेकर घर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर मेरी भाभी को होश आ गया। फिर एक दिन भाभी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो उन्हें एक घर में लेके गए थे। जब मैंने देखा तो मेरा पति भाभी के साथ। आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे भाई भाभी में बहुत प्यार था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। भाई की अचानक से हार्ट अटैक पड़ने की वजह से मौत हुई थी। कई दिन से मेरी भाभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वो किसी के हाथ से खाना ना खाते, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाना खाने लगती। मैं और मेरा पति भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे भाई की मौत हुई थी वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई विवेक के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगे। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब वो महीना गुजर गया था। अब मेरी भाभी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगे। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे राहुल के बारे में बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में आते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा जीजा ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब भाभी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन वो भी भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो कमरे से निकलकर उसे गले लगकर अपना राग डालना शुरू कर देती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब भाभी डॉक्टर से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए मेरी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी भाभी जवान थी, मेरा पति की हम उम्र थी। मेरे भाई मेरे पति से कुछ साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस हम ही रहते थे। इन्हें भी पसंद करने में मेरी भाभी आई थी। देखने में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं भी एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे।
वैसे मेरा भाई मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। जितने दिन ससुराल में थे, कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल छोटी बेटी की तरह पेश आते थे। मेरी भाभी से भी आप कहकर बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी भाभी ने कोई फरमाइश मेरे भाई से की हो तो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते थे। 3 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी भाभी बे औलाद थी। उसके बाद भाई ने कहा तुम यहीं आ जाओ, बच्चे रहेंगे तो इस घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। भाई के बहुत इसरार पर मैं गई मायके रहने, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर, कभी अपने फिटनेस का ख्याल रखती थी, तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरे दिन मेरी भाभी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो विशाल कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तुम पसीने से भीगी होती हो। देखकर ही मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। अपनी भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती हैं। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे विशाल की बातें कुछ समझ नहीं आती थी। मुझे विशाल की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं चुप दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात विशाल ने यही कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना डालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी उनके साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत ना मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटा कर कमरे में जाने लगती, तो मेरी भाभी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि दिया, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि विशाल को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीबी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, विवेक के साथ साथ विशाल की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही विशाल घर लौटते, मेरी भाभी फ़ौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर विशाल को वेलकम करती। विशाल भी मुस्कुराकर जवाब देते। ये भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ दिया को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मतलाने लगता है। विशाल की बात सुनकर मेरी भाभी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, अरे भाई, तुम्हारी बीवी भी सुस्ती बहुत है। पूरा दिन घर के काम भी ही उससे ख़त्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखूँ मैं कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि यह रंग रूप को सिर्फ विशाल को ही दिखाती थी। जब मेरे भाई अपने काम से थके आते तो तब भी वो आंगन में विशाल के साथ बातों में बिजी रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि दिया, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने भाई को नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाती। नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि विशाल और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे भाई भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होके बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी विशाल के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरा भाई उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते थे और खाना खाकर खाली होते। भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैंने ही किचन संभालती हूँ, वो करती ही क्या है।
बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। मैं शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। विशाल का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो विशाल के साथ साथ मेरा भाई भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वही उनके उल्टा मेरी भाभी बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुँह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी भाभी मेरा एहसास करेंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में मैं किचन से सब काम संभालती रहती। अगर कभी विशाल से शिकायत भी कर देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती, तो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दी हो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया था, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। विशाल मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर क्या करती थी। किचन की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घन चक्कर से बन कर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में विशाल को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी के दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि विशाल ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि विशाल मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है, मेरा भाई जब बहुत चुपचाप रहने लगा था और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। सिगरेट तो वो तब भी पीते थे जब कोई टेंशन हो, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आता था, किसी गहरी सोच में डूबे रहता था। मेरी भाभी की वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी। वह शायद खुद पसंद थी मेरे भाई की, उन्हें खास परवाह न थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता, एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लॉन में आती तो मेरा भाई अपने कमरे की बजाय लॉन में बैठकर सिगरेट पी रहा होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। न उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, न ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोचों में मग्न रहे थे। जब मैंने कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। विशाल उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने विशाल से कहा कि भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है। विशाल शायद नींद में थे, कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेट कर सो गए। लेकिन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चले गए थे। अब मेरी भाभी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही विशाल ऑफिस से घर आते तो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। विशाल उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उसी दिन ना रही थी जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकलती, फिर रोने लगती, शक्ल बनाकर विशाल से कहने लगती, विवेक को मैं ऐसे अच्छी लगती थी, कहते थे तुम्हें हमेशा सजे संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहा इस तरह से बना संवार देखकर जीने देंगे जैसा वो चाहते थे। उनकी बात सुनकर विशाल भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं विशाल के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों विशाल से बातें करती रहती। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर दिन वो 3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब विशाल के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते
और विशाल मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी, बार बार बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, विशाल गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी भाभी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड किया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही विशाल मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाई भाभी के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैंने पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे, कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी है। मैं उनको छोटा भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक कर रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरे पास के मायका नाम पर कुछ नहीं था, एक भाई था, वो भी भगवान ने छीन लिया। मैंने एक चुप्पी साध ली थी। मेरी भाभी को तो और भी बेशर्म हो गई थी। अब तो विशाल के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रहती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? विशाल के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो मेरा पति है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती है। उस दिन भी जब मैं कमरे की खिड़कियाँ से देखा तो वो विशाल के सीने से लगी हंस रही थी, कह रही थी कि तुम मुझे बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास है। प्लीज़ विशाल, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और आप उसका सर सहला रहे थे। विशाल कहने लगा, आपको क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती? इस तरह से तो बीमार पड़ जाएगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस प्यार मोहब्बत पर मेरा हक है, वो विशाल से मेरी भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले रही थी। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी, कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल को आईने में देखो और फिर विशाल को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी पत्नी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मेरे लिए क्यों पसंद किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस पर भी हंसने लगी, कहने लगी, मैं उनको जानबूझकर तुम्हारे लिए विशाल को पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम विशाल के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे तुम्हारे लिए विशाल जैसा लड़का ही चाहिए था, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर ध्यान दे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे भाई की सिर्फ शराफत देकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तो मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हारे लिए लड़का मैं ढूंढूंगी जो तुम्हारे भाई से बिल्कुल अलग हो। मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हारी इकलौती बहन है, लड़के के माता पिता ना हो, उस लड़के को हम अपने साथ ही रख लेंगे। तो पहले एक नज़र में विशाल पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारे भाई के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था और वो था विशाल। विशाल को मैं पहले जानती थी। तुम्हारा भाई मेरे रूप की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ विशाल के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे तुम्हारी भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे विशाल से, क्यों मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि वह उसकी पत्नी की भाभी थी, लेकिन विशाल की आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न तुम्हारी। मैं सुंदर रूप की मालिका हूँ, मुझे हैंडसम आदमी चाहिए था और विशाल मेरे सोच पर पूरा उतरा था।
तुम्हारे भाई को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई पान नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे भाई में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से दूर रहने के लिए और विशाल से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। मैं धीरे धीरे विशाल से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगा। तुम्हारे भाई को यही लगता था कि मैं विशाल का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी विशाल ऑफिस से आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं विशाल से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो तुम्हारी तरफ खो जाता, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद मुझसे शिकायत की थी कि मैंने उसके लिए तुम्हें क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई आपने जैसी लड़की ढूंढ देती। यह सुनकर तो मेरे दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी विशाल के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में विशाल की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे विशाल के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद ये तुम्हारे भाई कमरे की बजाय लॉज में सोने लगे थे, चुपचाप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई। और जब विशाल की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं, तो दिन दूर नहीं कि जब विशाल मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी भाभी के गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाजा खुला, देखा विशाल बड़े गुस्से से अंदर आ गया और एक जोरदार तमाचा मेरी भाभी के मुंह पर मारकर कहने लगा कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आपसे ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसा भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से विशाल बोल रहे थे, लगता था कि वो भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी भाभी की सच्चाई विशाल के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वहाँ से चली गई। विशाल मुझसे नज़र झुका कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारा भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है, उससे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। मेरे पति ने कहा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। मेरे दिल में उनके लिए बस हमदर्दी थी और कुछ नहीं। मैंने भी माफ़ करने में भलाई समझा। आज इस बात को गुजरे बहुत वक्त हो गए थे। भाभी की भी शादी हो गई थी और हम भी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।